हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम से ज़्यादा दिन नहीं बचा है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भी आने वाला है, तो हम लोग उसी को लेकर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि अंतिम प्रहार के नाम से रहेगा। और पिछला साल भी इस अंतिम प्रहार सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में आया है, इसलिए हम लोग फिर से 2025 के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट किया है। तो आप लोग इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पार्ट नंबर 1 यानी कि आज पहली क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और देखिए यहाँ पे एम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मादा विषम युग्मता है, बतलाइए कि इनमें से मादा विषम युग्मता कौन है। आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है और आपको बतलाना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए हम लोग एक एक ऑप्शन को विस्तार में देखते हैं। मादा विषम युग्मता यानी कि जिसमें मादा, जैसे में यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं कि जैसे मनुष्य में होता है XX और XY। XX जो होता है वो मादा होती है और XY जो होते हैं वो नर होते हैं। तो इसमें नर विषम युग्मता होते हैं क्योंकि X और Y यहाँ पे विषम युग्मता होता है, तो नर विषम युग्मता होता है X और Y। लेकिन यहाँ पे मादा विषम युग्मता बोला है, तो मनुष्य में तो मादा विषम युग्मता नहीं होता है, नर विषम युग्मता होता है। लेकिन किस में होता है देखते हैं। XX XY यह जो है वो मनुष्य में होता है, जो कि नर विषम युग्मता है। इसी तरह XX और XO यह टिड्डा में होता है, टिड्डा में होता है, यह भी नर विषम युग्मता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग ZZ और ZW, ऑप्शन नंबर C जो कि मादा विषम युग्मता है और यह जो है पक्षी में होता है, यह पक्षी में होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर D इनमें से सभी जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर, ZZ और ZW हो जाएगा मादा विषम युग्मता का एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है, यहाँ से भी आता है। मेंडल का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन। तो हम लोग इन तीनों नियम को देखते हैं कि कौन सा नियम है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम नियम कौन है। तो प्रथम नियम बतलाइए कौन है, और सेकेंड यानी कि द्वितीय नियम और थर्ड तृतीय नियम कौन है, यहाँ पर जल्दी से बतलाइए। प्रथम नियम जो होते हैं वो पृथक्करण का नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर D। और जो द्वितीय नियम होते हैं वो प्रभाविता का नियम होते हैं। यहाँ पे लिखते चलते हैं हम लोग प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम प्रभाविता का नियम, और मेंडल का जो तीसरा नियम होते हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर C पे जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, अपव्यूहन का नियम यहाँ पे देखिए, यह है तीसरा नियम। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, जल्दी से बतलाइए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि परागकण के बाहरी परत में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पे बतलाना है कि जो परागकण होते हैं इसमें बाहरी परत होता है और एक आंतरिक परत होता है। 2 तरह के परत होते हैं, तो आंतरिक परत में कौन कौन सा होता है कार्बनिक पदार्थ, और बाहरी परत में कौन कौन से होता है, इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा है आंतरिक परत और यहाँ पे बाहरी परत। तो क्वेश्चन बोला है बाहरी परत में कौन होता है, तो बाहरी परत को हम लोग देखते हैं। बाहरी परत जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन होता है, स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर A पर है। अगर जे यहाँ पे बोला जाता है कि आंतरिक परत कौन होता है, इसका तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी क्वेश्चन में बाहरी परत न देकर अगर आंतरिक परत दे दिया जाए तो क्या होगा। अगर क्वेश्चन में आंतरिक परत के बारे में पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, तो इसको भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो आंतरिक परत होती है वो होती है पेक्टिन तथा सेल्यूलोज, पेक्टिन तथा होता है सेल्यूलोज। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा इसको, आप लोग नोट
करते जाइएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बतला रहे हैं, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। वहाँ पे कोई भी अपडेट होता है तो आप लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? बतलाइए। देखिए, बाहरी परत होता है स्पोरोपोलिन, और आंतरिक परत जो होता है वो पेक्टिन तथा सेल्यूलोज का बना होता है। और जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस है, और एनसीईआरटी में सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, और आपके एग्जाम में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? तो बतलाइए। चलिए, क्लियर है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग कणों के लिए अवतरण मंच का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यह लगभग सभी राज्यों में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी राज्यों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के अंदर RUHS में पूछा गया है। उसके अलावा यूपी में भी पूछा जाता है, और झारखंड एम्स या किसी भी स्टेट हो, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बतलाइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वर्तिका, ऑप्शन सी परागकोश, या ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। अवतरण मंच का काम कौन करता है? बतलाइए जल्दी से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। यहाँ पे बतलाइए। और हम पहले ही बतला दिए हैं कि जितना भी क्वेश्चन है आपके PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। बतलाइए क्या हो जाएगा। नीला एवं हरा रंग, लाल एवं हरा रंग, लाल एवं पीला रंग, या फिर लाल एवं नीला रंग। कौन सा रंग है जो कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो व्यक्ति उस कलर को नहीं देख पाता है, वो कलर कौन सा है? बतलाइए। और आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सारे लोगों को बतला दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गया है, और बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं हम आप लोगों को। यूट्यूब पर आपको एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास है। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही आप लोगों का यहाँ पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, लाल एवं हरा रंग। आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि लाल एवं हरा रंग नहीं दिखाई देता है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर बी, रेड एंड ग्रीन कलर। ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस एंजाइम से DNA को विशेष स्थानों पे काटा जाता है। वो कौन सा एंजाइम है जिसके थ्रू, मतलब जिसकी सहायता से DNA को किसी विशेष स्थान पे काटा जा सकता है, उस एंजाइम का नाम बतलाना है। DNA लाइगेज, टोपो आइसोमेरेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, या फिर DNA पॉलीमरेज। अगर आप लोग 12th क्लास में अगर इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, इस चैप्टर को पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बतला दीजिएगा। इसका आंसर जरूर आप लोग बतला दीजिएगा। बतलाइए क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बतलाइए। बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हो जाएगा, जो कि DNA को विशेष स्थानों पे काटने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय का कार्य है। अंडाशय का क्या कार्य होता है यहाँ पे बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी है स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी है कि निषेचन के लिए जिम्मेदार है, और ऑप्शन डी है दोनों ए तथा बी। यानी कि देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है। अंडाशय का कार्य क्या है, इसमें आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए बोला है कि अंडाणु उत्पन्न करता है, और ऑप्शन बी बोला है स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी निषेचन के लिए जिम्मेदार, या फिर ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। बतलाइए कौन सा विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सही है, आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी
यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए और बी दोनों अंडाणु उत्पन्न करते हैं और स्टेरॉयड हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साइटोसिन का प्रतिशत 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको बतला देते हैं। देखिए एडेनिन बराबर होता है, जितना प्रतिशत एडेनिन का होता है उतना ही प्रतिशत थाइमिन का होता है। जितना प्रतिशत एडेनिन का होता है उतना ही प्रतिशत थाइमिन का होता है, और जितना प्रतिशत यहाँ पे गुआनोसिन का होता है उतना ही प्रतिशत साइटोसिन का भी होता है। तो देखिए इसी फार्मूला पर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम इसको याद करा देते हैं अभी जस्ट। हम यहाँ पे देखिए क्या बोला है, साइटोसिन की प्रतिशत कितना है 18%। तो यहाँ पे देखिए दिया है, ये है साइटोसिन, साइटोसिन 18% है, तो गुआनोसिन भी 18% होगा, गुआनोसिन भी 18%। अब देखिए गुआनोसिन और साइटोसिन दोनों मिलाकर कितना हो गया 36%, 36% दोनों मिलाकर। अब आप बतलाइए कि अगर 100% में से 36% को माइनस कर देते हैं, 36% को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 64%। अब 64% में से एडेनिन जितना है उतना ही थाइमिन है, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो आपको आएगा यहाँ पे 32% और 32 यानी कि 32% हो जाएगा एडेनिन और 32% हो जाएगा थाइमिन। तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एडेनिन का प्रतिशत कितना है। एडेनिन का प्रतिशत यहाँ पर देखिए 32%, और थाइमिन का अगर प्रतिशत पूछता तो भी 32%, और गुआनोसिन का प्रतिशत पूछता तो आपका 18% हो जाता। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक सभी का क्लियर है? अगर नहीं क्लियर होगा तो अभी फिर से हम एक बार आप लोगों का यहाँ पे रिवीजन कराते हैं, एक बार जरूर देखिएगा। देखिए एडेनिन जितना होता है उतना ही होता है थाइमिन, एडेनिन बराबर थाइमिन होता है। इसको आपको फार्मूला टाइप का है, इसको याद कर लीजिएगा। और जितना गुआनोसिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है, बस इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको साइटोसिन दिया है 18%, तो गुआनोसिन भी 18% हो जाएगा, और दोनों को मिला देंगे तो आपका यहाँ पे 36% हो जाएगा, 36% हो जाएगा टोटल दोनों मिलाकर गुआनोसिन और साइटोसिन। अब देखिए 100% होता है, 100% में से 36% अगर घटाते हैं तो आपका 64% आता है, और 64% को दो भागों में आपको डिवाइड करना है जिसमें होता है एडेनिन और थाइमिन। तो दोनों को दो भाग में बांटते हैं तो 32% एडेनिन आता है और 32% थाइमिन आता है। तो आपसे यहाँ पे एडेनिन की प्रतिशत पूछा है, इसलिए 32% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32% हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से बतलाइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी लोगों का? जल्दी से बतलाइए। और किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि यहाँ पे डाउट है, हम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही आंसर दे देंगे, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन रहता है उसका हम अगली क्लास में आप लोगों का आंसर जरूर बतला देंगे। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, मिलर के प्रयोग में निम्न प्रारंभिक रसायनों का अंश नहीं था। मिलर के प्रयोग जो हुआ था उसमें कौन सा रसायन है उसका अंश नहीं था, उसका भाग नहीं था। तो बतलाइए क्या था, H2S, H2, NH3 या फिर CH4? जल्दी से बतलाइए वो कौन सा अंश नहीं था मिलर के प्रयोग में। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, H2S नहीं था, H2S नहीं था, ऑप्शन नंबर ए H2S नहीं था। हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह अभी देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाथी पाँव रोग किसके द्वारा होता है। बतलाइए जल्दी से, हाथी पाँव रोग किसके द्वारा होता है? एस्कैरिस लुम्बिक्रोइड्स, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स? किसके द्वारा यहाँ पे हाथी पाँव होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस डिजीज किसके द्वारा होता है? एलिफेंटियासिस डिजीज किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई।
वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा होता है हाथी पाँव। इसको काटने से आपको हाथी पाँव नाम का एक डिजीज होता है, बीमारी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए कि अगला क्वेश्चन है अंडाशय व डिंब वाहिनी की लंबाई क्रमशः होती है। यहाँ पे बतलाइए। और यह भी क्वेश्चन आपका NCERT से ही लिया गया है, NCERT से लिया गया है। और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपके एग्ज़ाम में NCERT से ही क्वेश्चन आता है। तो आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। सबसे पहले लंबाई पूछा है, यहाँ पे अंडाशय और डिंब वाहिनी की लंबाई पूछा है। तो आपको देखिए इस तरह के ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको अंडाशय की लंबाई यहाँ पे निकाल देना है और उसके बाद डिंब वाहिनी की लंबाई। तो देखिए इसका हम लोग विकल्प देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 2 से 4 सेंटीमीटर अंडाशय और 10 से 12 सेंटीमीटर डिंब वाहिनी। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। 9 से 10 सेंटीमीटर अंडाशय, 1 से 2 सेंटीमीटर डिंब वाहिनी, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 से 2 सेंटीमीटर अंडाशय, 2 से 4 सेंटीमीटर डिंब वाहिनी, यह भी गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके NCERT में यह दिया हुआ है 2 से 4 सेंटीमीटर और 10 से 12 सेंटीमीटर। यानी कि 2 से 4 सेंटीमीटर आपका अंडाशय की लंबाई हो जाएगा और 10 से 12 सेंटीमीटर डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब की लंबाई हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई हो जाएगा यहाँ पे 10 से 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रतिरक्षी माँ के गाढ़े पीले दूध यानी कि कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आप बतलाइए जल्दी से कौन सा है जो कि कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। कौन सा इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा है जो कि आपका कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। तो आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। IgA, ऑप्शन नंबर डी, IgA पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होता है। दूध से दही जब बदलता है तो उसमें किसकी पोषक क्षमता है जो कि बढ़ जाता है। विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D या फिर विटामिन E। बतलाइए यहाँ पे कौन सा विटामिन की यहाँ पे वृद्धि हो जाती है दही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शैवाल है जिसे मानव के लिए खाद के रूप में काम लेते हैं। बतलाइए यहाँ पे वो कौन सा शैवाल है जो कि मानव के लिए खाद के रूप में काम लेते हैं यानी कि खाने के रूप में काम लेते हैं। यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगायरा या फिर पॉलीसाइफोनिया। बतलाइए वो कौन सा सवाल है। और एक और यहाँ पे हिंट देते हैं कि ये जो सवाल है क्लोरेला है और इसको अंतरिक्ष यात्री भी यूज करता है। अंतरिक्ष में जाते समय भी इसको लेकर जाया जाता है। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं बतलाइए। मृदा में, हवा में, प्रदूषित जल में या फिर उपरोक्त सभी में। बतलाइए यहाँ पे कि सूक्ष्म जीव कहाँ पे पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उपरोक्त सभी यानी कि मृदा में, हवा, प्रदूषित जल, सभी जगह पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। बतलाइए बीटी कॉटन प्रतिरोधी है किसके लिए। कीट के लिए, खरपतवारनाशी का, लवण का या फिर सूखा का। किसके लिए होता है बीटी कॉटन, जल्दी से बतलाइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सभी दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री में क्लास आपको अवेलेबल हम करा रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कीट प्रतिरोधी होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृष्ण का तापमान शरीर के तापमान सामान्य तापमान से कितना कम होता है। 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस। यह भी आपके NCERT में दिया हुआ है, जल्दी से बतलाइए। NCERT में दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए, क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे बतलाइए।
बिल्कुल सही, यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। तो इतना ही है आज के क्लास का क्वेश्चन। आप लोगों को ज़रूर बतलाना है कमेंट बॉक्स में कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और हम बिल्कुल फ्री में आप लोगों को आपके एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम के बाद भी काउंसलिंग में भी हम आप लोगों का हेल्प करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।